हाँ जी सर, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है। और उसी पढ़ाई को अब फ्यूल अप करने के लिए अपन लोग जो नेक्स्ट चीज लेके आए हैं, दैट इज द मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ जनवरी 21 एग्जाम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, काफी कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चंस है। एंड ये बात है ना, कोई बहुत ज्यादा नई नहीं है कि है ना तुम्हें मॉक टेस्ट करने चाहिए एटलीस्ट अपने अटेम्प्ट के। So we are now here with the mock test series. Chal, let's not waste time and let's begin. This is the mock test one from the January 21 series. और देख लेते हैं क्या बोला हुआ है फर्स्ट एमसीक्यू में। दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू केस सिनेरियो वन। और देख क्या बोला हुआ है। XYZ Manufacturing Limited is a mid-size enterprise that has established a strong reputation in the field of precision engineering. The company specializes in producing high quality engineering components that meet the stringent requirements of various industries, including automotive, aerospace, medical devices, and industrial machinery. With a commitment to precision and excellence, XYZ Manufacturing Limited has positioned itself as a reliable supplier of critical components that demand the highest levels of accuracy and durability. To maintain stringent control over its production costs and enhance cost efficiency, XYZ Limited operates under a standard costing system. भैया यहाँ तक है ना, यहाँ तक जो भी पढ़ा है ना, सब गार्बेज है, गार्बेज, अटर गार्बेज। और ये तुम्हारे साथ तुम्हारे केस सिनेरियो में भी होगा। देख ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, केस के नाम पे है ना फालतू की बॉडी दिए जा रहे हैं जिससे टाइम वेस्ट हो, जिससे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो। तो एक क्विक टिप, एकदम 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट एक सुपर टिप इसका ध्यान रखना। अगर है ना ऐसे एक बार ग्लांस कर लो और है ना ग्लांस में अगर कोई नंबर या कोई अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक जैसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, स्किप मार दे, स्किप मार दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चल देख आगे देख क्या बोला हुआ है। दिस सिस्टम plays a pivotal role in the company's financial and operational management. Standard costing involves setting up predetermined costs for each production element, including material, labor, and overheads. These predetermined costs, known as standard costs, serve as benchmark against the actual cost of production are measured. देख यहां तक है ना गार्बेज, कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं। अब देख सीधा मुद्दे पे आते हैं। अपने पास यूनिट्स प्रोड्यूस है और फिक्स ओवरहेड्स है, बजट और एक्चुअल डेटा दोनों है। सोचा था 10,000 बनाएंगे, एक्चुअल में 9,500 बनाया, और बजटेड डेटा के हिसाब से फिक्स ओवरहेड्स आर गोइंग टू बी 20 lakhs, बट इट इज एक्चुअली 20,50,000। ठीक है, और बोला एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल फॉर 1,000 यूनिट्स चोजन ऑन सैंपल बेसिस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी जेब से पैसे चले गए, 20,50,000 हो गया। एंड वर्किंग आवर्स दिए हैं 15,000, 14,250, और वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है 50 पर आवर, और एक्चुअल में 50 दिया है 10,000 आवर्स के लिए, और 60 दिया है बचे हुए आवर्स के लिए। अब सबसे पहली चीज देख अपने से क्या मांगी है, द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? देख यार बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट। तो एब्जॉर्प्शन रेट अपन लोग फाइंड करेंगे कैसे, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन द बजटेड यूनिट्स। तो अपने को आया एब्जॉर्प्शन रेट 200 रुपए पर यूनिट। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, कितना आया वर्सेस कितना गया। आया कितना, कितना आया, 9,500 यूनिट बेचा है और सब पे 200 रुपया मिला, मतलब 19 lakhs कुछ मिला, और यहाँ पे 20,50,000 चला गया। तो 19 lakhs मिला, 20,50,000 चला गया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया 1.5 लाख से, विच इज आवर आंसर। उसके बाद बोला है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। यार ये तो बहुत सिंपल है, तो ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे 10,000, एक्चुअल में बनाए 9,500। तो ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे 10,000 पर बनाए 9,500, कम यूनिट्स बनाए हैं, ऑब्वियसली एडवर्स इनटू द एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ये आ गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बोला है फॉर XYZ लिमिटेड। अब एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या देखते हैं, कितने आवर्स में होना चाहिए था वर्सेस कितने आवर्स में हो गया। तो अब देख यहाँ पे है ना 15,000 घंटे में 10,000 यूनिट होने थे, ठीक है, 15,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स, तो 9,500 यूनिट्स को कितना टाइम लगना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई। देख वेरिएबल ओवरहेड है यहाँ पे ना, सीधा का सीधा है ना 10,000 माइनस 9,500 नहीं कर सकते, या 15,000 माइनस 14,250 भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना इस चीज का, वेरिएबल है। 10,000 यूनिट के लिए 15,000 घंटे, तो 9,500 यूनिट के लिए कितने आज, तो आज लगने चाहिए था 14,250।
अरे लगे भी है 14,250 इंटू द स्टैंडर्ड रेट एल। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यार इसको बुला ले किसी भी तरीके से, एक्सपेंडिचर बोल लो, रेट बोल लो, जो भी है, ये अपना बेसिक रेट वेरिएंस का काम करता है। रेट वेरिएंस में अपन लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू द एक्चुअल आवर्स। अब देख यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। स्टैंडर्ड रेट तो है अपने पास 50, एक्चुअल रेट है ना अपने पास दो दो है। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, पहले एक एवरेज एक्चुअल रेट ढूंढेंगे। वो कैसे आएगा सर? तो देख तुमने 50 रुपीज के हिसाब से 10,000 आवर्स की पेमेंट की है, 60 रुपीज के हिसाब से 4250 आवर्स की पेमेंट की है। टोटल इतने आवर्स की पेमेंट डिवाइडेड बाय 14,250, ये तुम्हारा एक्चुअल रेट हो गया। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस द एक्चुअल रेट इनटू द एक्चुअल आवर्स, हो गया अपना काम पूरा। स्टैंडर्ड रेट माइनस द एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट तो 50 ही था, एक्चुअल रेट अपन लोग ने यहां से ढूंढ के डिवाइड करके बना लिया, और इनटू द एक्चुअल आवर्स ये आ गया अपने पास रेट वेरिएंस। और उसके बाद अपने से पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यार एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो सबसे नकली है, सबसे नकली। खर्चा होना कितना चाहिए था और हो कितना गया? होना चाहिए था 20 लाख, हुआ कितना? 20,50,000। तो होना चाहिए था 20 लाख, हुआ है 20,50,000। 50,000 रुपए ज्यादा हो गया, तो ये एडवर्स। वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। पहले केस नंबर 2 पूरा पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ उसकी वर्किंग भी देखते जाएंगे। अब यहाँ पे देख क्या बोला हुआ है। अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैज बीन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग टी शर्ट्स exclusively for the Indian market. These t-shirts are made of a specific material which is eco-friendly. It means that t-shirts are biodegradable in soil after it becomes unusable or unsuitable for use. This invention has been applauded throughout the country. Owner Vikas registered for patent rights for his invention so that no one else could use it. Vikas feels that this invention will be liked amongst the foreign markets and thus plans to expand the business outside India. He feels that the US market is the first foreign market he should tap into. अब देख वापस से है ना तो कोई सब्जेक्ट का नाम ना कोई नंबर, कोरी बकवास, सफा बकवास, टाइम वेस्ट करने का नया तरीका। नहीं पढ़ेंगे। अब देख करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर में है ना, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर, स्पेशल सर्विस बोला है यूज इन टी शर्ट मेकिंग, उसका 50% फिक्स है, मतलब 40 फिक्स हुआ एंड 40 वेरिएबल होगा। फिर फिक्स हो रखे तो नाम में ही फिक्स है, तो मतलब ये फिक्स कॉस्ट हो गया, एडमिन फिक्स है। टोटल कॉस्ट इन्होंने 300 रुपए बना ली, और सामने प्रॉफिट दिया है 200 का, सेलिंग प्राइस बना दी 500 की। ठीक है। नाउ देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एनी रिसोर्सेज इन इंडिया। Vikas is able to sell 80,000 t-shirts every year. He is currently working at 80% of his total capacity. Very important, ध्यान देना। अगर 80,000 80% है तो मतलब 100% will be 1 लाख यूनिट्स, और इस 1 लाख यूनिट में 80,000 फिक्स, 80,000 टी शर्ट्स अभी बेच रहे हैं। आगे देख क्या बोला है। आफ्टर सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स इन यूएस, विकास रिसीव्ड एन इंक्वायरी for 30,000 units from a wholesale distributor in California. As per the inquiry, order will be placed if the price per t-shirt is reasonable and the order has to be satisfied in full. एक पंगा है, तुम अभी है ना 80,000 यूनिट बेच रहे हो, यू आर ऑलरेडी सेलिंग 80,000 यूनिट्स, तुम्हारे पास 1 लाख की कैपेसिटी है। अब अगर तुम्हारे पास 1 लाख की कैपेसिटी और 80,000 तुम बेच रहे हो, मतलब स्पेयर कैपेसिटी तो 20,000 की हुई, और ऑर्डर तो 30,000 का है, वो भी इन फुल देना है। इसका मतलब क्या होगा कि अपन लोग है ना इंडियन मार्केट में 10,000 टी शर्ट नहीं बेचेंगे, अपन इंडियन मार्केट में 70,000 टी शर्ट बेचेंगे, और बची हुई 10,000 टी शर्ट जो है वो कैलिफोर्निया एक्सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब वो 10,000 टी शर्ट जो नहीं बेच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, उसमें अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एंगल है यहाँ पे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब देख क्या बोला है। Vikas decided to send a quote and the order was placed by a foreign client. On the same day, Vikas, without a second thought, accepted the order but did not feel the need to extend the manufacturing capacity. वो बोला ना 1 लाख ही है, तुमने 1,10,000 का ऑर्डर ले लिया, मतलब 80,000 मार्केट का, 30,000 ऑर्डर का, इतना तो है ही नहीं। तो अब उन्होंने देख क्या बोला है,
Therefore, he decided to forgo a few Indian clients. वो 10,000 टी शर्ट अब इंडिया में नहीं बेचेंगे. इंडिया में अब 80,000 के बदले 70,000 बेचेंगे, 30,000 मार्केट में बेचेंगे. और उसके लिए देख क्या बोला हुआ है. This foreign order also required special backing. It is spent at 20% of the total prime cost of the t-shirt. The backing production was run quickly and the foreign consignment was transported to the custom port via the services from a carriage agency. It charged 80,000 rupees for one truck whose capacity was 500 kgs to transport whole of the consignment. Truck was 20% vacant after loading the consignment. 500 किलो का ट्रक 20% वेकेंट है. मतलब 500 किलो का सिर्फ 80% अपन ने ट्रांसपोर्ट किया है. मतलब 400 किलो ही ट्रांसपोर्ट हुआ है. और आगे क्या बोला है देख. बिल ऑफ लेडिंग was filed at and a professional fee of 25,000 was for filing. This was paid to a chartered accountant. Custom ports also charge 80 rupees per kg per day. पर केजी पर डे. अरे बट कितना केजी? 400 किलो फॉर वन डे टू हैंडल द मटेरियल, स्टोरिंग इट इन वेयरहाउस एंड फॉर लोडिंग द गुड्स ऑन टू द शिप. द शिपिंग कंपनी which was booked by Vikas for taking the consignment to US was got delayed due to bad weather and stock was held at the port for 5 days and on the sixth day it was loaded onto the ship. तो मतलब अपने को 6 दिन का है ना वहां पे होल्डिंग का खर्चा लग गया. Shipping company charged 2,800 per 10 kg of goods. Insurance was a flat 1,11,000. अब इसका जो पहला रिक्वायर्ड है ना वो बहुत लवली है. एक मिनट. हाँ, पहला रिक्वायर्ड बहुत लवली है. देख क्या बोला है. Vikas had sufficient funds in his hands, but he still raised a short-term working capital at 6.5% per annum for the satisfaction of this foreign order because he found a one-time investment opportunity which was giving him 9.25 returns. तो मतलब सस्ते में पैसा लेके आके तुम 9.25 रिटर्न्स में डाल सकते हो. Foreign order was accepted on 1st June and loan was taken on the same day. Repayment of the loan was made on the 1st of September. और बोला है कैलकुलेट द नेट कैश आउटफ्लो ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देख थोड़ा सा समझ ले नेट कैश आउटफ्लो कैसे आएगा. तो अपन लोग बना रहे हैं यहाँ पे 30,000 यूनिट की पूरी कैलकुलेशन. उसमें है ना अपने सारे वेरिएबल कॉस्ट कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. या डायरेक्ट एक्सपेंस वो स्पेशल सर्विसेज वाला 80 रुपए का सिर्फ 50% कि बचा हुआ 50% तो फिक्स है. तो अपने पास वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 190. और इसका है ना वो 20% ऑन प्राइम कॉस्ट स्पेशल पैकिंग का लग जाएगा, मेकिंग इट 236. इसको मल्टीप्लाई कर लिया 30,000 यूनिट. बट दिस इज नॉट द ओनली कॉस्ट दैट दे पेड. सबसे पहला कॉस्ट वो है ना पोर्ट तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. उसके साथ साथ प्रोफेशनल फी. फिर वो कस्टम ने जो हैंडलिंग का खर्चा दिया है. देख पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन तो 80,000 है, प्रोफेशनल फीस है 25,000, ये तो पता ही था. अब वो पोर्ट का हैंडलिंग फी इट वॉज 80 रुपीज पर केजी पर डे. तो देख 80 रुपीज पर केजी ऐसा अपन ने 400 किलो दिया है उनको फॉर 6 डेज. 6 दिन तक अपन वो लोग ने मैनेज किया तो 6 दिन का मैनेजमेंट का फी. फिर शिपिंग का खर्चा 2,800 वाज फॉर 10 केजीज तो 400 किलो का कितना. एंड फाइनली इंश्योरेंस. ये तो हो गया अपना टोटल कॉस्ट. बट ये अपना टोटल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि भैया विकास भैया शाणे निकले ना. विकास भैया ने क्या किया, इन्होंने है ना वो 6.5% पे पैसा उठा के 9.25% पे इंटरेस्ट पे दे दिया. तो अपने को कमाई हुई. कमाई कितने पे हुई देख. अपनी टोटल कॉस्ट बैठ रही है 76 lakhs. तो इतने अमाउंट का लोन लिया. उस लोन पे है ना 9.25 कमाया, 6.5 दे दिया. तो मतलब नेट में कुछ कमाया. बट ये तो पर एनम रेट से. और इन्होंने ना देख लोन कब लिया? जून लिया और सितंबर में दे दिया. जून जुलाई अगस्त सितंबर में दे दिया 1 तारीख को. तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने के लिए इन्होंने है ना इसके ऊपर पैसा कमाया. तो 9.25 माइनस 6.5 जितना भी रिटर्न बनेगा फॉर 3 मंथ्स इतना पैसा इन्होंने कमा लिया.
तो क्योंकि ये पैसा कमा लिया तो यहाँ पे नेट में अपने को खर्चा कितना आया, दैट इज बेसिकली योर नेट आउटफ्लो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख क्या बोला हुआ है। What would have been the minimum price that Vikas could have quoted for per टी-शर्ट इन यूएस डॉलर्स? बोला है एक्सचेंज रेट है $1 का 83.86। अब आजा, अपने पास है ना, एक सेकंड, सॉरी, अपने पास है ना वेरिएबल कॉस्ट तो आ चुकी थी अभी, वो 75 लाख वो नेट वाला। ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली अमाउंट दैट यू हैव टू चार्ज। अपन लोग ने पहले ही देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज फोरगोन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना फोरगो हुआ देख, 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 90, 60 और 40, बस। तो 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 90, 60 और 40, ये वेरिएबल कॉस्ट अपन लोग ने है ना माइनस कर दिया तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिला। दिस कंट्रीब्यूशन इज लॉस्ट ऑन 10,000 टी-शर्ट्स। तो ये भी अपन लोग कस्टमर से ही लेंगे। तो मतलब देख यहाँ पे है ना, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1 करोड़ 6 लाख समथिंग। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट यू नीड टू मिनिमम कलेक्ट, डिवाइडेड बाय 30,000 पीसेस कर ले तो एक टी शर्ट की सेलिंग प्राइस आ गई, डिवाइडेड बाय 83.86 जो एक्सचेंज रेट है, ताकि तुम्हें एक टी शर्ट की प्राइस मिल जाए डॉलर में। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना, जो नेट अपन लोग ने अभी कैलकुलेट किया वो प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इतना टोटल अपने को रिकवर करना है। ठीक है, अब सेवेंथ वाला आ गया। एथ वाले में देख क्या बोला है, पेमेंट फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट वाज रिसीव्ड ऑन 8 अक्टूबर व्हेन द एक्सचेंज वाज 86 रुपीस फॉर ईच डॉलर। Calculate the profit earned from this order if the price quoted was 4.9 per t-shirt. Select the correct amongst the following. तो देख यहाँ पे है ना, सेल्स कितना हुआ अपना, सेल्स कितना होएगा, तो देख यहाँ पे है ना अपने पास जो सेल्स है वो है ना 30,000 टी शर्ट से $4.9 मिले हैं एक टी शर्ट के फॉर 86 रुपीज के हिसाब से। तो इतना तो अपने पास सेल्स हो गया। और उसके बाद है ना अपन लोग के पास जो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकाला था वो, अब एक तुम प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, तो प्रॉफिट में है ना, जो तुम्हारा वो प्रॉफिट 10,000 यूनिट का जो फिक्स कॉस्ट था, अब तुम लोग ने वहां पे है ना नॉर्मल मार्केट में तो लिया नहीं। अब अगर नॉर्मल मार्केट में नहीं लिया, मतलब इस जगह तो लेना पड़ेगा ना। देख अगर है ना यहाँ पे सब कुछ एडिशनल कैपेसिटी में होता ना तो कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं आता, पर अपन लोग 10,000 यूनिट जो मार्केट में बेच रहे थे अब वो नहीं बेच के ले रहे। तो यहाँ पे अब उसका फिक्स कॉस्ट जो 10,000 टी शर्ट का मार्केट से आ रहा था वो तो अब काउंट करना पड़ेगा ना प्रॉफिट ढूंढने में। तो यहाँ पे है ना वो वाला प्रॉफिट ढूंढ, 40 प्लस 50 प्लस 20, वो 40 स्पेशल सर्विस, 50 का फैक्ट्री ओवरहेड, 20 का एडमिन, फॉर ओनली 10,000। कि वो 10,000 का ही अपन को लगने वाला था क्योंकि उतना ही मार्केट से आने वाला था। तो ये माइनस किया, अपने को प्रॉफिट आ गया। और नाइन्थ वाले में देख नेट कैश इनफ्लो, इनफ्लो कितना हुआ, बहुत सिंपल है यार। देख इधर है ना तुम्हारे पास इनफ्लो का मतलब क्या है, रुपया कितना हाथ में आया, तो सेल्स है, और से वेरिएबल कॉस्ट ही तो जेब से गया ना, फिक्स कॉस्ट टेक्निकली तो जेब से जा नहीं रहा है, वो तो है ना ऐसे भी टोटलिटी बेसिस पे जा रहा है। तो कैश हाथ में कितना आया, वो तुमने सामान बेचा उसका पैसा मिला, वो सामान बनाने का जो भी खर्चा लग गया वो, तो ये दोनों माइनस करने पे जो कैश मिला है दैट इज व्हाट इज योर नेट इनफ्लो या कैश इनफ्लो। और बोला इंक्रीमेंटल बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर, बहुत सिंपल है यार। तो देख सेल्स मिला और टोटल कॉस्ट भी अपन लोग ने पहले ही ढूंढ के रखा था, वो टोटल कॉस्ट माइनस कर ले, ये अपने को इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो गया। बट माय एडवाइस टू एवरीबॉडी, ये वाला क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू शुड वॉच वन डे बिफोर एग्जाम, बिफोर यू गो इनटू द एग्जाम, ये देख के जाना, बहुत सुपर लवली क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से है ना सारे के सारे सिंगल एमसीक्यूज है, तो पहले सारे सिंगल एमसीक्यूज करेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस से ज्वाइन करेंगे। अब देख क्या बोला हुआ है, 11th वाला एमसीक्यू है ये। द रेट ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय फोर्स ओवर द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द ईयर इज कंप्यूटेड एज 9% अंडर सेपरेशन, तो सेपरेशन का 9%। However, the same rate is computed as 15% and 30% under replacement and flux. तो रिप्लेसमेंट में 15%, फ्लक्स में 30%। अब है ना इन्होंने आगे देख क्या बोला है, कंसिडरिंग द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल ड्यूरिंग द ईयर आर 200।
तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। अब देख, रिप्लेस कहां से आएगा, रिप्लेसमेंट मेथड से आ जाएगा। तो देख यहाँ पे आर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड 15 है अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल, क्या आ गया 30। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज मतलब कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज वाले कौन हो गए, सेपरेटेड। तो सेपरेटेड का 9% है, तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 18। अब देख 30 और 18 में ना कोई आंसर है क्या, तीसरा वाला करी मत, तीसरा वाला करी मत। देख यहाँ पे रिप्लेस है 18, ये तो रिप्लेस अपना 18 नहीं है, रिप्लेसमेंट 30 है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज 42 है, नहीं, रिप्लेस 30 है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज 18 है, और यहाँ पे भी है ना, ये दोनों रॉन्ग है, तो मतलब द करेक्ट आंसर हैज टू बी सी। तुम अगला वाला करो ही मत, फ्लक्स कर ही मत, नहीं करेगा तो भी चलेगा, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन नहीं ढूंढेगा तो भी चलेगा, दो में तो तेरे बराबर दो आंसर आ गए ना। हाँ, अगर है ना दो ऑप्शन में ये दोनों सही आंसर होते तो तुम्हें है ना रिक्रूटेड एंड ज्वाइन भी करना पड़ता, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये दो राइट के कॉम्बिनेशन में एक ही आंसर है। तो 11th वाला आंसर अपने आप यहाँ पे सॉर्ट हो गया। अब 12th वाला देख, which of the following items is not the cause of differences in financial and cost account? Income tax not treated in cost account, of course it is a reason in reconciliation, क्योंकि इनकम टैक्स वाला सिर्फ अपन लोग फाइनेंशियल बुक्स में लिखते हैं, कॉस्ट बुक्स में लिखा ही नहीं है। डिविडेंड क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ऑफ कोर्स इट इज अ रीजन, ये वाला पार्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रीटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अरे यार, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ तुम्हारा फाइनेंशियल बुक्स में होता है। अब उसमें भी उसको ट्रीट नहीं किया है, तो क्या उसकी वजह से रिकंसिलिएशन आएगा? और थर्ड फोर्थ वाला भी पढ़ ले, कॉस्ट अकाउंट शोइंग नोशनल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर विच द बुक वैल्यू इज नील। अबे फुल बुक वैल्यू इज नील तो फिर क्या ही आएगा इधर, समझ में आ रहा है? तो द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन। तो 13 वाला देख क्या बोला हुआ है, Mafadlal is currently operating at 60% of its total capacity, which is 1.5 times than the previous year. टोटल कैपेसिटी इज 2 लाख यूनिट्स। अब 2 लाख यूनिट्स का 60% जो है वो तुम करंटली यूज कर रहे हो, तो 2 लाख का 60% 1,20,000 एंड दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 1.5 टाइम्स करके 1,20,000 आया है, तो ये देख 60% इज 1.5 टाइम्स, मतलब वो लोग लास्ट ईयर 40% पे काम कर रहे थे, विच वॉज 80,000 यूनिट्स। और आगे देख क्या बोला हुआ है, other information relating to the production is provided below. The total cost of production for the current year is 59 lakh 28,000 and for the previous year 44 lakh 72,000. No changes are anticipated in the cost structure for the upcoming years, and selling price is 52 and is expected to remain the same. और मांगा देख अपने से ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। अब देख अपने पास यूनिट्स है और अपने पास टोटल कॉस्ट है, तो अपन लोग क्या करेंगे, विल डू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो अपने को चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन मिल गया यूनिट से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज 36.4। अब इसी वेरिएबल कॉस्ट को तुम्हें यूज करना है कोई भी एक लेवल पे, यू कैन डू इट इन 1,20,000 और 80,000, किसी एक लेवल पे ना टोटल कॉस्ट में सब्सटीट्यूट कर दो। अब जैसे यहाँ पे 1,20,000 में सब्सटीट्यूट किया है, टोटल कॉस्ट है 59,28,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 36.4 इंटू 1,20,000, मतलब 43,68,000, तो यही हो गया। तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया, टोटल में से बचा हुआ अमाउंट फिक्स कॉस्ट। अब है ना देख तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस अपने पास है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। अब ब्रेक इवन फाइंड कर ले, बेसिक, नथिंग वेरी मच, बेसिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। अब है ना मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज्यादती है, दिस इज अ लिटिल टू मच। ये 2 मार्क के लिए पूछना ना इज क्रिमिनल। यही सेम सवाल तुमने 5 मार्क के लिए पहले पूछा हुआ है पेपर में, पर है ना अभी है ना पूछ रहे हो 2 मार्क के लिए, आई थिंक दिस इज क्रिमिनल। पर फिर भी नॉनदलेस अभी जो भी है, देख क्या बोला हुआ है, पार्थ लिमिटेड ऑपरेट्स इन इंश्योरेंस बिजनेस। प्रीवियस ईयर द कंपनी हैड लॉन्च्ड अ न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड मैक्स जीवन एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द ईयर। तो देख अपने पास बहुत सारे कॉस्ट दिए हुए और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ मैक्स जीवन
segregated into four main activities, namely marketing, operations, IT and support. ठीक है. अब क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट ये कहाँ आएगा? क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट है ना, ये आएगा ऑपरेशंस में. मेन काम हुआ. फिर फैसिलिटीज कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शन, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये थोड़ा डिबेटेबल है शुरुआत से, बट इसको इंस्टीट्यूट ने ना एम्प्लॉय कॉस्ट को सपोर्ट में डाला. सर डिबेटेबल क्या है? अरे यार ये एम्प्लॉय है ना, मार्केटिंग वाला भी हो सकता था, ऑपरेशंस वाला भी हो सकता था, कोई सा भी हो सकता था ना, बट इन्होंने ना इसको माना है सपोर्ट. फिर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी है, वो तो मार्केटिंग में ही जाएगा. पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट मार्केटिंग में हो सकता है कि पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट तुम्हें लगेगा सर ऑपरेशन, नहीं, वो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट मार्केटिंग में हो सकता है. क्यों? कि है ना, मार्केटिंग में मार्केटिंग टीम काफी बार नए प्रोडक्ट्स खुद भी बनाती है, बिकॉज दे आर इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द कस्टमर. उन्हें पता है कस्टमर को क्या चाहिए, तो इसलिए ना वो लोग काफी बार है ना नए प्रोडक्ट्स खुद भी बनाने में हेल्प करते हैं. तो दिस कुड बी अ मार्केटिंग कॉस्ट. फिर देख, पॉलिसी इशुएंस और पॉलिसी सर्विंग कॉस्ट तो ऑपरेशन ही रहेगा. सेल सपोर्ट एक्सपेंस जो है वो ऑफकोर्स मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट में आएगा. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आएगा सपोर्ट फंक्शन में. आईटी कॉस्ट तो आईटी में, पोस्टेज और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में. अब तुम्हें करना क्या है? देख, ये इन्होंने सारे के कॉस्ट दे दिए, तुम्हें सिर्फ ऐड करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है. बट फॉर 2 मार्क्स आई स्टिल थिंक दिस इज रॉन्ग. इंस्टीट्यूट ज्यादती कर रहा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते. चल आ जा. अब है ना लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, देख क्या बोला हुआ है. आरएन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स P1 and P2 through a joint process, and a byproduct R12 is produced simultaneously, spontaneously. The relationship between the output quantities to the direct material input stays stable. To allocate the joint production cost to the primary products, the company uses physical volume method. During the month of March, company incurred a joint production cost of 1 crore 30 lakhs. तो भैया ये हो गया अपना joint cost. और बोला है एज पर द प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरी एज द प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर नॉट फ्रीली मार्केटेबल एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दे आर प्रोसेस्ड फर्दर. ओके. द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्राइमरी प्रोडक्ट. हमेशा यही करते आ रहे हैं. जो बाई प्रोडक्ट होता है उससे जितना भी नेट अमाउंट मिलता है उसको अपन लोग जॉइंट कॉस्ट का रिडक्शन में डाल देते हैं. तो ये तो नॉर्मल जो होता है वही बोला है, नहीं भी बोला होता तो भी वही कर रहे होते. The information regarding company's production and its cost during the month of March is provided below. तो P1, P2 एंड R12 इनका आउटपुट दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है. और देख क्या बोला हुआ है. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू P2 यूजिंग द फिजिकल वॉल्यूम मेथड. अब देख कितने निहायती घटिया लोग. तुझे करना है जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन फिजिकल मेजर में, फिजिकल वॉल्यूम पे. अब यहाँ पे ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देने का क्या लॉजिक हुआ? यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेलिंग प्राइस देने का भी क्या लॉजिक हुआ? ठीक है, ये सब है ना तुम्हें हैरान करने की टेक्निक्स. तुम परेशान हो उसकी टेक्निक्स, होना नहीं. देख कितना शॉर्ट में सॉल्व होएगा. सबसे पहले तो बाई प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो रिडक्शन है. तो बाई प्रोडक्ट में है ना 81,250 यूनिट्स है एट 40 पर यूनिट. ये यहाँ पे इतना 32,50,000 ये अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया. ठीक है, तो अपन लोग टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से उतना माइनस कर देते हैं और अपने को मिल जाएगा नेट ज्वाइंट कॉस्ट 97,50,000. अब ये ज्वाइंट कॉस्ट अपने को है ना P2 में एलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ द फिजिकल वॉल्यूम. तो देख फिजिकल वॉल्यूम क्या है, 195 और 390. सिर्फ है ना इतना सा ही ज्वाइंट कॉस्ट कर लो. 97,50,000 डिवाइडेड बाय द टोटल केजीज इनटू P2 का केजीज. 97,50,000 है, ये डिवाइड कर लो केजी से, टोटल केजी से इनटू P2 का केजीस ये आ गया. एंड दैट फिनिशेस आवर एंटायर MCQs. गिव मी अ शॉर्ट मिनट ब्रेक, आई विल बी बैक, विल कंटिन्यू विद द रेस्ट. चलो सर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एंड दिस इज अगेन ऑन जॉइंट प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 1A है. देख क्या बोला हुआ है. पेट्रो लिमिटेड इज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी. एक बार जूम इन कर लेते हैं. is a petroleum refining company which uses cracking. एक सेकंड ना होल्ड, माय पेंसिल हैज बीन डेड, रुक जा.
हाँ जी सर, सॉरी, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, देख क्या बोला हुआ है। पेट्रो लिमिटेड इज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी which uses cracking process for producing gasoline, diesel, and heavy fuel oil. All the three final products are extracted simultaneously at a common split-off point. Gasoline and diesel are immediately available for sale upon separation, requiring no further processing. In contrast, heavy fuel oil undergoes additional processing before it can be sold, as there is no market for it at the split-off point. ठीक है. Throughout the year, the selling prices and total quantities sold of each of the item were as follows. तो कितना क्वांटिटी बेचा है और क्या रेट में बेचा है ये दे दिया है. The selling prices listed above are projected to remain unchanged. हाँ, the selling prices listed above are projected to remain unchanged in the upcoming year. The total joint manufacturing cost was 15 lakhs. ये अपने काम का है ये JC, and with an additional cost of 7,44,000 incurred for finishing heavy fuel oil EFPC for the processing cost for only the HFO. और बोला there were no opening inventories of gasoline, diesel or heavy fuel oil. So at the end of the period, the following inventories of completed units were available. So no opening stock, but there are closing stocks. ध्यान रखना है, अपने पास closing stock दे रखा है यहाँ पे. अब क्या बोला हुआ है देख. 1620 gallons for gasoline, 540 gallons of diesel, and 225 gallons of HFO. You are required to compute the following for gasoline, diesel, and heavy fuel oil. एक तो JC मांगा है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजिंग द NRV मेथड. तो देख, कभी भी है ना, ध्यान रखना है अपने को, कभी भी ध्यान रखना क्या है. अगर तुम लोग जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हो या डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग देख रहे हो, मतलब फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, और तुम्हारे पास है ना ऐसे स्टॉक्स की सिचुएशन है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अपन लोग को ध्यान क्या रखना है. जॉइंट कॉस्ट या डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग विल बी कैलकुलेटेड एज पर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट यूनिट सोल्ड. सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूनिट सोल्ड के बेसिस पे होगा. वो क्या होगा यूनिट सोल्ड के बेसिस पे? दैट इज प्रॉफिट. इसके अलावा सब कुछ है ना यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे होगा, भले तो जॉइंट कॉस्ट में एलोकेशन करना हो या डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग प्रोडक्शन ढूंढेंगे. कैसे? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज प्रोडक्शन. अरे बजट चैप्टर में किया है ना भाई. तो सेल्स अपने पास दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो अपने को प्रोडक्शन मिल जाएगा. अब अपन लोग को एनआरवी मेथड बोला है, तो एनआरवी मेथड में क्या करते हैं अपन लोग? सेल्स एट फाइनल स्टेज. बट यहाँ पे सेल्स नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स एट फाइनल स्टेज. मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स कैसे आएगा सर? ये जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्शन आ रहा है ना, मान लो सब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो क्या सेल्स होगा. एंड सेल्स एट फाइनल स्टेज आने के बाद माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनआरवी मिल जाएगा. एनआरवी के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देना. बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल भी मसले वाला काम नहीं आएगा. उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ढूंढना है. अब है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना. सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एग्जैक्टली होता क्या है? जो सामान तुमने बेचा है उसका कॉस्ट ढूंढना. ठीक है, अब देख अपने लिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 560 156. बट इतना कॉस्ट इज फॉर हाउ मेनी टन्स, सॉरी, हाउ मेनी गैलन्स. इतना कॉस्ट इज फॉर 3294 गैलन्स. तो 560 156 इज फॉर 3294 गैलन्स. अपन ने अभी बेचा है सिर्फ 1674. तो 1674 के लिए कितना कॉस्ट? बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ये वाला जो कॉस्ट है 673 970 795, दिस मच इज फॉर 5283 गैलन्स. अगर ये 5283 गैलन्स है तो जो बेचा है उसके लिए कितना? बट हाई स्पीड डीजल या वो हाई फ्यूल ऑयल जो भी है HFO, उसमें ध्यान रखना, उसमें जॉइंट कॉस्ट तो है ही है, बट उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है बॉस. तो अपने को जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों ऐड करके वो अपना टोटल कॉस्ट बनेगा. ठीक, पहले वाले दोनों प्रोडक्ट्स में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं था, तो जॉइंट कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट था. बट जो HFO है उसमें है ना जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों था, तो दोनों को ऐड करके
दिस विल बिकम योर टोटल कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है ना, इट इज फॉर 6894 kgs गैलन। तो 6624 गैलन के लिए कितना हो गया? एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल भी है ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, फटाफट फटाफट सॉल्व होने जैसा है। आजा क्वेश्चन नंबर 1 बी देखते हैं। अब 1 बी में देख क्या क्या बोला हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का बड़े टाइम बाद ये क्वेश्चन आया है, बट इसमें भी है ना थोड़ा सा नकली काम हुआ हुआ है। सारा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ थोड़े से अकाउंट्स बनाने को बोले हैं। देख क्या बोला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो देख अपने यहाँ स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस है, परचेजेस है। ये परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज का एंट्री स्टोर्स टू जीएल है। अभी अगर तुम्हें ये एंट्रीज में कंफ्यूजन है ना, मैंने स्पॉटिफाई पे एक ऑडियो बुक बना के रखी है। इट इज कॉल्ड कॉस्टिंग ऑडियो बुक, अपनी ही बुक है। उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का एक एपिसोड है, जाके सुन ले, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज याद हो जाएगी बॉस। तो अगर तुम्हें नहीं आता है तो वो मैंने करके रखा हुआ है। 10 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, उतने में तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान रखना उसका। तो परचेज का एंट्री स्टोर्स टू जीएलए, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी को इशू किया होगा, वो वापस आ गया, तो वापस आया तो इसके लिए स्टोर्स डेबिट, डब्ल्यूआईपी क्रेडिट। इश्यूज टू डब्ल्यूआईपी, मतलब अब अपन इशू कर रहे हैं डब्ल्यूआईपी को, तो स्टोर्स में से गया डब्ल्यूआईपी में आया, एंट्री डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स। इश्यूज फॉर रिपेयर्स, अब इशू फॉर रिपेयर्स जो है ना, रिपेयर्स हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स। और डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक टेकिंग। डेफिशिएंसी भैया दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल डेफिशिएंसी हुई तो फैक्ट्री ओवरहेड, एबनॉर्मल डेफिशिएंसी हुई तो कॉस्टिंग पीएनएल। बट इंस्टीट्यूट है ना इस डेफिशिएंसी को हमेशा नॉर्मल अज्यूम करता है, तो इसके लिए अपन भी नॉर्मल अज्यूम करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड दिया है। डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड मतलब डायरेक्ट वेजेस को चार्ज किया है। एंट्री क्या होगी? डब्ल्यूआईपी टू वेजेस अकाउंट, तो डब्ल्यूआईपी टू वेजेस हो गया। ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज मतलब ओवरहेड अप्लाई किया, चार्ज किया, एब्जॉर्ब किया, तो ओवरहेड चार्ज का एंट्री क्या होगा? डब्ल्यूआईपी टू एफओएच। और यहाँ पे अपने को क्लोजिंग बैलेंस ही दिया है और बोला है फिनिश प्रोडक्ट में एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यूआईपी। ठीक है, वो देख लेंगे। वेजेस पेड, वेजेस पेड की एंट्री क्या होगी? वेजेस टू जीएलए। और ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री ओवरहेड टू जीएलए। अब देख मांगा क्या, ड्रॉ द स्टोर्स डब्ल्यूआईपी ओवरहेड एंड कॉस्टिंग पीएनएल। ये वाला आंसर मैंने इंस्टीट्यूट का ही चिपका दिया है, क्योंकि इसमें तो जर्नल ही बनाना, लेजर बना के पोस्टिंग करना है, वो सबको ही सेम ही करने वाला है। बस सारे के सारे पोस्टिंग कर दो। एक चीज का ध्यान रखना, डब्ल्यूआईपी अकाउंट से है ना जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा 1,20,000, दिस इज व्हाट यू हैव सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। मतलब सेल्स कितना होएगा? 1,20,000 प्लस 12,000, 1,32,000। ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर सेल्स। और अपने पास है ना बाकी सारी चीजों का है ना यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,20,000, यहाँ पे सेल्स आ गया 1,32,000, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपए। बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल रेगुलर पोस्ट करते जाओ। जो भी एंट्रीज अपन ने लिखी है एक बार वापस देख लो, एंट्रीज जो लिखी है उसको पोस्ट करो, अपने आप सारी बुक्स बन जाएगी और अपने आप सारा का सारा काम हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, डब्ल्यूआईपी अकाउंट, वेजेस अकाउंट अपन ने इधर बोला नहीं है, बट वेजेस में से एक एंट्री डब्ल्यूआईपी आएगी विच योर इनडायरेक्ट वेजेस। कैसे? सर 21,000 वेजेस पेड है और वेजेस चार्ज कितना किया है? सर गया वेज 18,000। तो 18,000, 21,000 में से 18,000 डायरेक्ट वेजेस है, तो बचा हुआ 3,000 इनडायरेक्ट वेजेस होएगा, जो तुम्हें ओवरहेड में दिखेगा। ये 3,000 बस। इसके अलावा सारी एंट्रीज अपने पास ऑलरेडी कवर्ड है, तो अपने को यहाँ पे ज्यादा कुछ है ना कैरी करने का, दिमाग में कुछ लोड रखने का जरूरत ही नहीं है। एंट्री पोस्ट करो, अपना काम हो गया। आजा अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सी देख क्या बोला हुआ है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स। हाँ सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिख नहीं रहा है बराबर, तो मैंने डाल दिया, जूम इन कर लिया। क्या बोला है देख, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पीस वेज दिया हुआ है 10 रुपए। ये पीस रेट है, हाँ, गलती से भी कहीं है ना चिपका मत देना।
वीकली वर्किंग आवर्स आर 40, द वेजेस पर आवर आर 40 और स्टैंडर्ड टाइम इज 15 मिनट। और वर्कर ए ने बनाए 176 यूनिट्स, बी ने बनाए 140 यूनिट्स। अंडर हाइल्से स्कीम वर्कर गेट्स बोनस इक्वल टू 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव। अब ये क्यों बोलते हैं? अपना फॉर्मूला तो वही है ना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। क्योंकि कभी कभार है ना, पहले के टाइम पे, ये बहुत पुराने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के फॉर्मूलाज है, जब ये रिप्रोड्यूस हुए तो किसी ने बोला 50 नहीं था, 40% था, किसी ने बोला 30% था। तो काफी बार है ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, तुम्हें 50% के बदले बोल देगा 40% ही बोनस देना, तो भैया उतना ही बोनस दे देना, मुंह उठा के अपनी होशियारी मत लगाना। कि अपने को तो है ना, आईसीआई जिंदाबाद, जय आईसीआई। जो बोले इंस्टीट्यूट, वो बोले 30% ही बोनस दो, अरे 30 दे, अपना कौन सा सगा लग रहा है ना? तो इसके लिए है ना, यहाँ पे है ना, वो चीज का ध्यान रखना, उन्होंने बोल दिया 50%, नहीं बोला होगा तो 50% ही लेना, बोला होगा तो वो ले लेना। अब देख, तुम लोग इतने तो होशियार हो ही, सबसे पहले अपने को हेल्थ ओन करने के लिए है ना, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट पर आवर चाहिए। तो देख, यहाँ पे है ना, टाइम अलाउड कैसे आएगा, बोला है एक यूनिट के लिए 15 मिनट मिलेगा। तो ए ने 176 यूनिट्स बनाए हैं, तो अगर एक यूनिट के लिए 15 मिनट, तो 176 यूनिट्स के लिए 2640 मिनट्स है, डिवाइड बाई 60 मिनट्स, 44 आवर्स। बट बी में थोड़ा अलग हो रहा है, एक यूनिट के लिए 15 मिनट है टाइम अलाउड, और बी ने बनाया 140 यूनिट्स। 140 यूनिट्स का टाइम अलाउड बैठता है कितना, 35 आवर्स ओनली। 60 मिनट से डिवाइड करने के बाद 35 आवर्स। अब टाइम अलाउड है 44 आवर्स एंड 35 आवर्स। टाइम टेकन तो दोनों का 40 आवर्स है ना, उन्होंने किया है ना 40 घंटा काम। ये रहा, वीकली वर्किंग आवर्स आर 40। तो ए ने तो टाइम सेव किया है, बी ने टाइम सेव नहीं किया है, ठीक है, और रेट पर आ रहा है। अब देख, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर है ना टाइम सेव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्कर से पैसे ले लोगे, उसका उसको बोनस मत देना, उसका जो बेसिक अमाउंट है आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे चिंदीगिरी मत करना, जितना भी वर्कर का आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर है, वो तो देना ही है। अब एल्सियर ओवन में है ना, बस अपन लोग फॉर्मूला डालो और अपना आंसर आ जाएगा। ये देख, फॉर्मूला आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर 40 इनटू 40, 50% ऑफ 4 आवर्स, तो उतना अपन लोग दे देंगे। टी में आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव नील है, तो इधर नील लिख देना। जितना आवर्स काम किया है उसने, उसको उतने आवर्स का पेमेंट मिलेगा। उसने टाइम टेकन है 40 घंटा, उसको 40 घंटे का पेमेंट मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। और सेम रोवन में भी आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, ये तो बेसिक है, ये तो दोनों में ही मिलेगा, प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, तो वो बोनस वाला पोर्शन है। यहाँ पे है ना, बी के लिए नील है। हो गया काम। आजा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पे है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ए जो है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन समरी ओवरहेड्स वाला। अब देख क्या बोला हुआ है। बाबा लिमिटेड बिलोंग्स टू एन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड बाइसिकल्स। The production of bicycles passes through three departments X1, Y2, Z3. XYZ 1 to 3. The bicycles being equipped with gears needs quality check from time to time. Thus, the company operates two service departments, namely quality control and maintenance for its bicycle. Or following information is extracted from the books of accounts regarding expenses as in. तो देख, अपने को बहुत सारे ओवरहेड्स दिए, उसके बाद उनका बेसिस दिया हुआ है, और देख आगे क्या बोला है। A technical assessment unveiled the following for the basis of apportionment of expenses of service department. तो quality check is serving maintenance department 10% से, मेंटेनेंस इज सर्विंग क्वालिटी चेक 10% से। तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, दिस इज अ रेसिप्रोकल मेथड। और बोला गया है, देख, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स X1, Y2, Z3, QCNM and overhead total and rate per hour of all the production department and redistribution of service department और total cost of bicycle, ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो ये समझ ले कौन सा खर्चा कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा। तो देख, रेंट एंड रेट्स जो है वो अपन लोग कौन से बेसिस पे कर पाएंगे। रेंट एंड रेट्स है ना, उसके लिए अपने पास फ्लोर स्पेस है,
जनरल लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट्स है। इनडायरेक्ट वेजेस तो बेस्ट है ना, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे जाएगा। और ध्यान देना, अपने पास डायरेक्ट वेजेस अमाउंट में है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस आएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस आर नॉट ओवरहेड्स, बट सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस आर यस ओवरहेड्स। ये हमेशा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जाएगा प्राइम कॉस्ट में, बट सर्विस डिपार्टमेंट का विल बी कंसिडर्ड ओवरहेड्स। फिर वर्किंग आवर, हाँ सॉरी, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। पावर के लिए अपने पास एचपी है, डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू है, और सन्ड्रीज है ना, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, तो तुम लोग को इतना तो पता ही है कि है ना, डायरेक्ट वेजेस जो है वो तो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के नाम पर ही आएगा। बट इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो तुम्हें उस रेशियो में डिवाइड कर देना। अब इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे एकदम, आई थिंक, घिनौना काम किया। इन्होंने है ना, देख क्वेश्चन साइलेंट है, इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। मतलब तुम तीन में से कोई भी मेथड कर सकते हो, साइमल्टेनियस ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इनने कर दिया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, जो सबसे लेंदी है। अरे कैसे होगा यार, तुम कर सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, आगे का सोल्यूशन ना साइमल्टेनियस से मैंने बना दिया। अब देख, यहाँ पे अपने पास कॉस्ट तो है ही है, पर अपन लोग क्या बोलेंगे कि लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बी ए एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बी बी। अब ए का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ए का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जो उसका खुद का कॉस्ट है वो, प्लस जो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से मिलेगा। दूसरे डिपार्टमेंट से कितना मिलेगा, कि जो एम डिपार्टमेंट है वो कितना परसेंट दे रहा है। एम डिपार्टमेंट दे रहा है 10%, तो उसको लिखेंगे कैसे, जो खुद का कॉस्ट है प्लस दूसरे डिपार्टमेंट में से 10% मिला। व्हाट अबाउट द अदर वन, मतलब बी। बी क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो उसका खुद का कॉस्ट है वो, प्लस जो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से आएगा। दूसरा डिपार्टमेंट मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो 10%, तो उधर से आएगा 10%। समझ में आ रहा है। तो अब है ना, इक्वेशन क्या बने, जो ओन कॉस्ट है, खुद का खर्चा जो भी है, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट से जो आने वाला है, तो जो आने वाला है दोनों में 10% आने वाला है। अब है ना, इसको तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो अपने आप है ना, इक्वेशन सॉल्व बेसिक करते करते ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार ए मिला तो बी का वैल्यू तो रेडी रेडी है। बस है ना, अपने पास ये रहा फॉर्मूला, इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। अब अपन लोग क्या करेंगे, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मिला था अपने को वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। फिर अपन लोग करेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ ए। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ए कैसे होगा, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट और ये परसेंटेजेस 20 30 40, तो इसको 20 30 40 के परसेंटेज में यहाँ पे डिवाइड कर दो। फिर रीअपोर्शन करेंगे बी, रीअपोर्शन करेंगे बी 40 20 30 के परसेंटेजेस में। तो 40 20 30% में है ना, तुमने रीअपोर्शन कर दिया ओवरहेड्स एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स जो क्वेश्चन ने दिया था, तो तुम्हें आ गए यहाँ पे रेट। समझ में आया। अब उसके बाद है ना, देख क्या बोला हुआ है, थर्ड रिक्वायर्ड में we have to find the total cost of a bicycle considering that direct material and labor are 20,000 and 12,000, and which is being processed for manufacturing in department X1, Y2 and Z3 for 4, 5 and 3 hours respectively। तो देख, अपने को टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। मटेरियल लेबर इनने दे दिया है, तो वो तो एज इट इज आ गया। ओवरहेड्स अपन लोग अपन ऐड करेंगे, कैसे, ये रहा 1 घंटे का कॉस्ट। अगर डिपार्टमेंट X1 में 1 घंटा कोई भी प्रोडक्ट रहा, तो 1203 रुपए 6 पैसे देना पड़ेगा, 1203.06, इतना। और वो प्रोडक्ट 4 घंटे था, पी 807.6 था, पर वो 5 घंटे था। वो 1 घंटे का रेट है, ये 1 घंटे का है। एंड लास्ट में 2010.8 इंटू 3 आवर्स। तो अपन लोग तीनों है ना, ओवरहेड्स को ऐड करके इधर आउटर कॉलम में लिख लेंगे, और ये आ गया अपना टोटल कॉस्ट। आ गया टोटल कॉस्ट, अपना काम हुआ पूरा। वेरी 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 बेसिक। ठीक है। चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 बी पे। ये बड़ा स्कैम क्वेश्चन है, पर ये करने के बाद अपन एक छोटा सा गले के लिए ब्रेक लेंगे। देख क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 2B, लक्स लिमिटेड इज इनटू लग्जरी, अरे सॉरी, ढंग से नहीं, माय बैड। लक्स लिमिटेड इज इनटू लग्जरी पेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग 120 पेन्स, ये मार्क करेंगे, 120 पेन्स इन अ बैच। और बोला है टू प्रोसेस अ सिंगल बैच ऑफ 120 पेन्स, 120 पेन के एक बैच के लिए कंपनी नीड्स टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। तो ये जितना भी खर्चा है ये एक बैच का है। मटेरियल, वेजेस और सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट को अपन है ना डायरेक्ट एक्सपेंस में मान लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और देख आगे क्या बोला है, फॉर ईच बैच द कंपनी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड at the rate of 20% of direct wages and 15% of total production cost is allocated to cover selling, distribution and admin। सारे ओवरहेड्स के लिए बता दिया है कौन सा कितना लगेगा। और आगे देख क्या बोला है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च लक्स लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 2400 पेन्स, 2400 पेन का ऑर्डर आया है। And company aims to achieve a profit margin of 25% on sales, you are required to determine the total sales value for 2400 पेन। अब सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश करेंगे कि एक बैच में 120 पेन ही बनते हैं। तो अगर एक बैच में 120 पेन ही बनते हैं तो 2400 पेन में 20 बैच लग जाएंगे, 20 बैचेस लगेंगे 2400 पेन में। अब 2400 पेन में क्या अपने को है ना डेटा बनाया है, क्या अपने को चाहिएगा। तो देखिए जितना भी है ये तो एक बैच का है, तो 20 बैच से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया अपने पास कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बैच सेटअप। प्राइम कॉस्ट आने के बाद अपन लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला था, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो जितना भी डायरेक्ट वेजेस है 6750 इंटू 20, उसका 20% ले लेना है। और इसको अपन बुला लेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और उसका है ना 15% ऐड कर देंगे ताकि अपने को एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ठीक है, 15% आ गया, ये हो गया अपना टोटल कॉस्ट 19,40,625। और अब इसी को ही अपन लोग को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट क्या बोला, 25% ऑन सेल्स, तो अपन लोग है ना सेल्स को 100 लेंगे, प्रॉफिट 25 और कॉस्ट हो जाएगा 75। तो यहाँ पे सेल्स है 100, प्रॉफिट है 25, कॉस्ट हो गया 75, और हो गई कहानी खत्म। कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 2 मिनट में आया। हाँ जी सर, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3A पे। कॉशीट का क्वेश्चन है, बहुत लंबा वाला क्वेश्चन है, अपन लोग सब कुछ मार्क करते हुए चलेंगे, कॉशीट तो तुम बना ही सकते। सॉरी। अब देख क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ YSPP लिमिटेड फॉर द करंट ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च। तो देख रॉ मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, freight inwards direct material, wages paid to factory workers direct labor, contribution made towards EPF and ESI, ये सब कुछ है ना जाएगा डायरेक्ट लेबर में। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ये गया डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। बट ध्यान देना, लाइफ इज इक्वल टू 4 years ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 4 साल का कॉस्ट है, अपन लोग एक ही साल का बुक बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो ये डिवाइड बाय 4 होगा। फिर जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। फीस रेंट पेड फॉर प्रोडक्शन एसेट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड। अभी सर आप है ना ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे है ना हायरिंग चार्जेस बोला इक्विपमेंट का तो डायरेक्ट एक्सपेंस, लीज रेंट बोला तो प्रोडक्शन एसेट। तो देख क्या होता है ना, हायर है ना यूजुअली इज अ टर्म विच इज अटैच्ड टू शॉर्ट टर्म थिंग। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है वो, इसलिए है ना यहाँ पे है ना अपने पास इक्विपमेंट के लिए जो हायरिंग चार्जेस होता है शॉर्ट टर्म, अपन ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक जॉब के लिए लिया है, इसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट लीज इज अ टर्म विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाले में है ना यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म होता है वो अपन लोग लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है। फिर आगे देख, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जनरल एडमिन, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड,
डिलीवरी व्हीकल्स का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, अरे सुपरवाइजर कहाँ बैठता है सर? सुपरवाइजर बैठता है फैक्ट्री ओवन में, तो इसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम, फैक्ट्री ओवरहेड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यूआईपी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है कि तुम कहाँ लिखोगे। विल यू पुट इट डाउन अंडर डायरेक्ट मटेरियल और विल यू पुट इट डाउन अंडर फैक्ट्री ओवरहेड? मुझे बताओ इसके बारे में। स्टॉक ऑफ मटेरियल, आई एम कीपिंग दिस ब्लैंक पर्पसली फॉर यू। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन लोग उसको पार्क्स बुलाते हैं। P for primary packing, A for admin related to production, R for research and development, Q for quality control, S for sale of scrap। तो ये जाएगा क्वालिटी कंट्रोल में, तो ये जाएगा पार्क्स। फिर सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी पार्क्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर में पार्क्स। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, सॉरी ये पार्क्स में जाएगा। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में, सॉरी माय बैड। फिर सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल का सैलरी है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वापस से पार्क्स में जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जनरल एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर जनरल एडमिन में। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग जाएगा पार्क्स में। रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फी पेड टू ऑडिटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दोनों जाएंगे जनरल एडमिन में। और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, बस। वो सब जगह मतलब मटेरियल का रॉ मटेरियल में डब्ल्यूआईबी के लिए स्पेसिफिक जगह है, फिनिश गुड्स के लिए भी स्पेसिफिक जगह है, तो सब जगह जाएगा वो। और बोला गया है देख, ड्यू टू डिले इन पिकिंग अप कार्गो फ्रॉम द पोर्ट, YSPP had to pay 15,000 as damage। अब डैमरेज है ना, इज एन अनयूजुअल कॉस्ट, ये पेनल्टी के फॉर्म का कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। डैमरेज यहाँ पे काउंट नहीं करना है, तो उतना ध्यान रखना। बाकी अपनी कॉस्ट शीट बना लो, अपने आप रेडी हो जाएगी। और फिर आया क्वेश्चन नंबर 3B। ये वाला क्वेश्चन ना इसके ऊपर है, स्टॉक लेवल्स में, बड़ा नकली क्वेश्चन है। फटाफट से देख लेते हैं, देख क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3B, following information is extracted from the purchase department of A Limited। So number of units to be purchased during the year is 10,000, ये annual demand। Cost of placing a purchase order, तो ये ordering cost per order हो गया। Purchase price 80 है। Insurance charges to be paid for protecting goods transit during transit is 20 per unit। तो 80 plus 20 100 रुपए अपना पर यूनिट का रेट। कैश डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड इज 2%। कभी भी ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट नहीं आता है अपनी कैलकुलेशन में। क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कोई भी टाइप का डिस्काउंट रिड्यूस होगा, कैश डिस्काउंट रिड्यूस होगा नहीं। बट देख अभी, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज 5, मतलब दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये पर यूनिट भी है, पर एनम भी है, तो अपन को इस 100 रुपए का कोई लेना देना ही नहीं है बॉस। छोड़ दे, छोड़ दे, कोई काम का नहीं है। अब आगे देख क्या बोला है। लीड टाइम का दिया है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और इमरजेंसी परचेज का। ये है ना, इमरजेंसी परचेज का कब आएगा काम में? डेंजर लेवल में। उसके बाद रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है 30 यूनिट्स पर डे और 40 यूनिट्स पर डे, एवरेज और मैक्सिमम। मिनिमम अपने को ढूंढना पड़ेगा। और बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। अब है ना, रीऑर्डर लेवल तो सबसे नकली है। रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? एक, हाँ फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 40, मैक्सिमम लीड टाइम 30 हो गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब सबसे पहला काम अपने को ना रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना पड़ेगा, विच इज ईओक्यू। तो ईओक्यू का फॉर्मूला बना लो।
2 into annual demand into ordering cost per order upon carrying cost per unit per annum. तो ये हो गया अपना रीऑर्डर ईओक्यू का फॉर्मूला। तो ईओक्यू आया 400। अब देख, रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर लेवल दोनों है अपने पास, बट मिनिमम कंजम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे आके मिनिमम कंजम्पशन फाइंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला, एवरेज इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। एवरेज अपने को पता है, मिनिमम नहीं पता है, मैक्सिमम पता है, और डिवाइड बाय 2 भी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा। अब मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम दिया है, फॉर्मूला में डालो, आंसर लाओ। अगला दिया है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे आएगा? इट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल दे दिया है, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम ये अपने को, सॉरी, रीऑर्डर लेवल अपन ने ढूंढा है, एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम दे दिया है, आंसर आ गया। और लास्ट में डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। तो एवरेज कंजम्पशन है, लीड टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेसेस भी दिया है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक छोटे से ब्रेक के साथ रिज्यूम। हाँ जी सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A। ये वाला क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। अब एक चीज तो मुझे बुरी लगी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ओनली फॉर 6 मार्क्स। बस काम और मेहनत इसमें है ना, 6 मार्क के लिए तो नहीं है यार, इससे ज्यादा के लिए। पर ठीक है, वट एवर। अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, देख क्या बोला हुआ है। स्टाइल लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, renowned for its commitment to quality and innovation. With decades of experience, the company specializes in producing a diverse range of textile products, including high quality towels designed to meet the various needs of its customers. The company offers three types of towels: hand towel, kitchen towel, and gym towel, catering to both everyday use and specialized applications. Below are the key production data of recent periods. तो देख कितना प्रोडक्शन हुआ है तीनों कैटेगरी का, वो दिया है। The machine hours are given per unit, labor hours are given, and मटेरियल का पर यूनिट प्राइस भी दे रखा है। अब बोला गया है, currently the company utilizes a traditional costing method which assigns all production overhead costs based on the number of machine hours के बेसिस पे अपना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। ओवरहेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट 30 रुपीज पर मशीन। लेकिन इन्होंने है ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए रेट भी ढूंढ के दे दिया है, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और बोला है एडिशनली द डायरेक्ट लेबर इज चार्ज एट 100 पर आवर। Now, the company plans to implement activity-based costing system to enhance the cost accuracy and provide clearer understanding of the cost associated product। और उन्होंने ना एक्टिविटी एनालिसिस पे क्या क्या दे रखा है। तो हैंड टॉवल है, किचन टॉवल और जिम टॉवल। बैच साइज मतलब एक बैच में बन रहे हैं वो बताया है। एक बैच में कितने बन रहे हैं वो बताया है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच। के बाद स्टोर डिलीवरी है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच। और बोला है फर्दर द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल की कैटेगरीज। तो उन्होंने बोला मशीन सेटअप इज 20% ऑफ टोटल, while inspection is 35%, material procurement related cost is 10%, store delivery is 10%, और machine operation cost 25%। अगर इन सारे परसेंटेजेस को ऐड करें ना, 20 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, तो 20 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 10 ये हो गया 100%। ठीक है, और आगे बोला है दिस ब्रेकडाउन प्रोवाइड्स इनसाइट into how resources are allocated across various activities within the production process. You are required to calculate the cost per unit of each product using traditional और activity। तो देख सबसे पहले तो ट्रेडिशनल कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल। तो अपने पास हैंड टॉवल है, किचन टॉवल और जिम टॉवल, ये तीन प्रोडक्ट्स है। डायरेक्ट मटेरियल अपने को पर यूनिट दे रखा है। डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए हुए, आवर्स कितने हैं? 4, 12 और 8। और एवरी लेबर आवर इज पेड एट 100 रुपीज पर आवर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, अपना काम यहाँ पे। और ओवरहेड्स बोला है कि एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इट इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो अब मशीन आवर्स के लिए उन्होंने ये भी बता दिया है 30 रुपीज पर मशीन आवर। तो ओवरहेड्स है ना 30 रुपीज पर मशीन आवर है।
और कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं, 10, 18 एंड 14, ये भी दे दिया है। सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या एज पर ट्रेडिशनल। ये तो बहुत सिंपल। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में थोड़ा सा काम है। सबसे पहले तो इन्होंने अपने को 20%, 25%, 10%, 10%, 35% दी है, बट किसका? टोटल ओवरहेड्स का। अब ये टोटल ओवरहेड्स का नंबर कैसे आएगा? तो सबसे पहला काम करेंगे टोटल ओवरहेड्स फाइंड करने का। देख सिंपल है, अपना है ना एक यूनिट में हैंड टॉवल में 300 रुपए लगा है, 540 किचन टॉवल और 420 सेम टॉवल में। तो जो भी अपना रेट है इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स भी दे रखे हैं, रेट अपने को मिल गया है, मल्टीप्लाई किया 3 करोड़ 60 लाख इज द टोटल ओवरहेड्स, 3 करोड़ 60 लाख। अब उसमें से है ना सबसे पहले पिकअप कर लेंगे मशीन सेटअप का कितना, इंस्पेक्शन का, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, स्टोर डिलीवरी और मशीन ऑपरेशन, इतने का है ना, सबका है ना अपन लोग पहला काम जो कर वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो अपने को इंडिविजुअल एक्टिविटी का कॉस्ट आ जाएगा। बट एक और बात समझाता हूँ, यहाँ पे है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और क्या है, अपने पास कॉस्ट ड्राइवर्स बराबर से नहीं दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मशीन सेटअप है, तो मशीन सेटअप के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप्स। इंस्पेक्शन के लिए क्या बोला हुआ है उन्होंने अपने को, क्या इंस्पेक्शन पर सेटअप, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सेटअप से कनेक्टेड है। फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने वापस यही बोला है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है ना, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच बोला है, तो वापस से अपने को नंबर ऑफ बैचेस फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। तो डिलीवरी डायरेक्टली दिया हुआ है, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट वो तो डिलीवरी मटेरियल, हाँ मटेरियल ऑपरेशंस, मटेरियल ऑपरेशंस के लिए अपन लोग लेंगे मशीन आवर्स एज द ओवरहेड का रेट। अब बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि अपने पास इनमें कोई भी कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम नहीं है, तो सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ढूंढ। अब वो कैसे ढूंढेंगे सर? तो सबसे पहला अपन लोग मशीन सेटअप्स फाइंड करते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये जो पहला है हैंड टॉवल, वो एक सेटअप में 450 यूनिट बनते हैं, या एक बैच में 450 यूनिट बनते हैं। अब देख तुम्हें 9000 यूनिट बनाने, एक बैच में 450 बन रहे हैं, मतलब कितने सेटअप्स लग गए, 30। यहाँ पे ना 15,000 बना रहे किचन टॉवल, एक सेटअप में बनते हैं 1500, तो 10 सेटअप इधर। और 60,000 जिम टॉवल बना रहे, 1000 जिम टॉवल्स, और एक बार में 1000 बनते हैं, तो 20 सेटअप्स यहाँ पे। तो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ सेटअप्स, पूरे साल में 50 सेटअप्स लगेंगे अपने को। ठीक है। अब इंस्पेक्शन ने क्या बोला था, दे हैड गिवन अस द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, तो 5 इंस्पेक्शन लगने वाले, और 20 बैच लगेंगे हैंड टॉवल के लिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतने इंस्पेक्शन लगेंगे हैंड टॉवल में। किचन टॉवल में 4 इंस्पेक्शन लगेंगे और 10 बार करने पड़ेंगे। और जिम टॉवल में इंस्पेक्शन लगेंगे, इंस्पेक्शन, और 20 सेटअप लगने वाले, 20 सेटअप, 20 सेटअप में 3, तो मतलब 60 हो गए। अपने को मिल गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। के बाद आता है नेक्स्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए ना उन्होंने वापस से बोला था कि हर बैच के लिए कितनी बार प्रोक्योरमेंट करना है। तो यहाँ पे ना हैंड टॉवल के लिए 3 प्रोक्योरमेंट लगेंगे पर बैच, तो वापस इनटू नंबर ऑफ बैचेस। किचन टॉवल के लिए 10 प्रोक्योरमेंट लगेंगे, 10 इंटू 10 100 प्रोक्योरमेंट्स। और 8 प्रोक्योरमेंट लगेंगे अपने को किसके लिए, 8 प्रोक्योरमेंट लगेंगे पर बैच फॉर जिम टॉवल, और टोटल 20 सेटअप्स होने वाले। तो यहाँ पे टोटल आया, तो डिलीवरी क्वेश्चन ने दिया था। और मशीन आवर्स है ना, ये अपन लोग को फाइंड करना पड़ेगा कैसे। तो उन्होंने बोला था 14, 10 आवर्स लगेगा, सॉरी माय बैड, 10 आवर्स लगेंगे एक यूनिट में। अपन 9000 हैंड टॉवल बना रहे, 90,000 आवर्स ये हो गए। तो 18 आवर्स लगेंगे किचन टॉवल के लिए, और अपन बना रहे 15,000 किचन टॉवल। और 14 आवर्स लगेंगे जिम टॉवल के लिए, और अपन लोग बना रहे 60,000 जिम टॉवल। तो ऐसे करके टोटल मशीन आवर्स मिले। अब जाके कॉस्ट ड्राइवर रेट पैसा, एक्टिविटीज अपने पास 5 है, उनका कॉस्ट पूल अपने पास, कॉस्ट पूल मतलब अपना अमाउंट है अपने पास। कॉस्ट ड्राइवर अपन लोग ने सेटअप कर दिया है सारा, सेटअप के लिए सेटअप, इंस्पेक्शन, प्रोक्योरमेंट,
डिलीवरीज, और मशीन ऑपरेशन के लिए मशीन आवर्स। और कितना कितना है वो अपन लोग ने इधर ढूंढा है। 50 सेटअप है, 200 इंस्पेक्शन है, 320 प्रोक्योरमेंट है, 250 डिलीवरी है, और 12 लाख चार्ज है। वो सब आ गया। अब है ना कॉस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अपने को आएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब ये कॉस्ट ड्राइवर रेट जो अपने पास फाइनली आ गया है, इससे अब अपन लोग अपना काम करेंगे। कैसे? एक मिनट। है ना, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी, मैं क्या करता हूँ, मटेरियल लेबर पहले नहीं लिखेंगे अपन लोग सबसे पहले ओवरहेड्स ही लिख लेते। अब ओवरहेड्स में है ना सेटअप कितने एक सेटअप 1,44,000 का है, और टोटल 20 सेटअप्स लग रहे हैं हैंड टावल में। एक सेटअप 1,44,000 का है, 10 सेटअप लग रहे हैं किचन टावल में, और 20 सेटअप लग रहे हैं ये जिम टावल में। अब सर ये 20 10 20 कहाँ से आया? अरे ऊपर ढूंढा था ना मेरे भाई। एक सेकेंड, ये रहा 20 10 20, ये ढूंढा था, बस वही है वो, कुछ अलग नहीं है। इंस्पेक्शन में भी जितने भी इंस्पेक्शन हुए इनटू द रेट, जितना इंस्पेक्शन इनटू द रेट। प्रोक्योरमेंट में जितना प्रोक्योरमेंट इनटू द रेट। स्टोर डिलीवरी में जितना स्टोर डिलीवरीज इनटू द रेट। और मशीन ऑपरेशन में जितना भी मशीनार्स इनटू द रेट। ऐसे करके टोटल ओवरहेड्स अपने को मिला यहाँ पे। तो डिवाइड कर लो नंबर ऑफ यूनिट से, तो ओवरहेड पर यूनिट मिल गया। और एक बार तुम्हें ओवरहेड पर यूनिट मिल गया ना, तो मटेरियल और लेबर तो तुम्हें ऑटोमेटिकली है ना दिया हुआ ही था। अपन ने ऊपर के ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वाले कैलकुलेशन में किया भी था। तो बस इन दोनों को एज इट इज चिपका दो। नहीं तो क्या होता पता है, तुम है ना दो नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते, फिर वापस से डिवाइड करते। तो है ना ओवरहेड्स है ना एक ही बार डिवाइड अपना काम हो गया। तो यहाँ पे मटेरियल और लेबर जो एज इट इज था वो, और ओवरहेड जो अपन ने एबीसी से ढूंढा वो, ये सब कुछ आने के बाद अब आएगा टोटल। ऐसा लगता है एक्चुअली मच टू आस्क फॉर 6। मतलब अगर है ना सीधा सीधा अगर होता तो चल मान भी लो, बट एब्जॉर्प्शन भी करो, मार्जिन एक्टिविटी कॉस्टिंग भी करो, और उसके बाद सारे के सारे कॉस्ट ड्राइवर्स भी फाइंड करो। मुझे लगता है फॉर 6 मार्क्स लिटिल मच, बट दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी है ना, ओह भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है कैश बजट में। भैया कैश बजट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, से करना ही मत, तुम्हारे सिलेबस में कैश बजट है ही नहीं। तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, बिल्कुल भी चिंता मत करना। कि अगर पूछ लिया ना तो इंस्टीट्यूट को फ्री के मार्क्स देने पड़ जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट करेगा नहीं। तो कैश बजट तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5A पे। ये क्वेश्चन पूछा है प्रोसेस कॉस्टिंग का, डबल प्रोसेस का क्वेश्चन है। देख क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। अब क्या बोला है, हॉट व्हील इज अ रिनाउंड ब्रांड ऑफ एचवी लिमिटेड which manufactures toy cars. The manufacturing process of toy cars at first involved designing the parts, creating the mold, and then simultaneously plastic. As the mold created last year is being used as it is for the current year, the first process involves melting the plastic. Is one. और बोला the next process is injecting the plastic into the mold and assembling the parts form. ये हो गया प्रोसेस। को क्या करना है, प्रोसेस 1 में क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, अपने को प्रोसेस अकाउंट बनाने से मतलब। अब आगे देख क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल the materials for 1,20,000 toy cars were put into the process 1, out of which melting process was completed for 90,000 toy cars and only before transferring process 2. तो इनपुट किया है देख 1,20,000, और उन्होंने बोला है कि रेडी हुए अपने 90,000। आगे देखते क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 इज एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल है 50,000, डायरेक्ट वेजेस है 27 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 18 lakhs। तो यहाँ पे अपने को तीनों खर्चे दे दिए। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 इज एज फॉलोज, मटेरियल इज 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड्स आर 50% कंप्लीट। ओ सॉरी, माइक गिर। Now I think it is perfect. हाँ, so material is 100%, labor overheads is 50%, और बोला है of those transferred to process 2 for injecting and assembling,
84,000 units of toy cars were completed and transferred to finished goods for protective packing. The process, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The process of protective packing is done at the end of process 2 and the costs incurred are as follows. तो पैकिंग मटेरियल है, वेजेस है और ओवरहेड्स है. और बोला है देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 600 यूनिट्स इन प्रोसेस 2 विद नो सैल्वेज वैल्यू. अब अगर ध्यान दोगे ना, प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है. पता ही नहीं है कि नॉर्मल लॉस है या नहीं है. ध्यान देना. Some units were still in progress in under process 2 and thus shifted for the next month's process. The degree of completion for those not transferred to finished goods is as follows. तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन. यहाँ पे भी ये क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, लिख दे रहा हूँ. और बोला देख क्या क्या है. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस 1, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और एंड प्रोसेस 2. तो अपने को सब बनाने को बोला. नाउ दिस इज माय 5 स्टेप प्रोप्राइटरी प्रोसेस, जिधर है ना तुम लोग को 5 स्टेप के अंदर पूरा पूरा सब कुछ आ जाएगा. अगर तुमने मुझसे पहले नहीं पढ़ा हुआ है या देखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे समझ लो, बहुत सिंपल है. ठीक. अपने पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने नील बोला है, बताया ही नहीं है. अपन ने इंट्रोड्यूस किए 1,20,000 यूनिट्स. तो अपने पास टोटल प्रोसेस में यूनिट्स हो गए 1,20,000. अब नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अपन लोग यही मानेंगे कि नॉर्मल लॉस नील है. तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1,20,000. अब इस 1,20,000 का स्प्लिट क्या है. तो ट्रांसफर बोल दिया है 90,000 यूनिट्स. यहाँ तो अब बचा हुआ क्या होएगा, क्लोजिंग स्टॉक 30,000. अरे बट सर एबनॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है ना. अरे मेरे बाबू, मेरे टोना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कब होगा, जब नॉर्मल लॉस होगा तब ना मेरे भाई. अरे नॉर्मल के बाद एबनॉर्मल होता है. एनीथिंग अबाउट नॉर्मल इज एबनॉर्मल. साला यहाँ पे नॉर्मल लॉस ही नहीं है तो एबनॉर्मल कैसे होगा. नहीं होने वाला. तो यहाँ पे है ना क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 यूनिट्स का. ठीक है. अब अपन लोग करेंगे क्या, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तो सबको लिखना आता है. पर यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखने का, तो अपने ना जो भी यहाँ पे ब्रांचेस बनाए, दो ब्रांच बनाए तो दो पर्टिकुलर, तीन ब्रांच बनाओगे तो तीन पर्टिकुलर्स. कोई जितना यहाँ पे ब्रांचेस उतना यहाँ पे पर्टिकुलर्स. ये चीज का यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान रखना है. और फिजिकल यूनिट्स 90,000 और 30,000. अब सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अरे मेरे बाबू ट्रांसफर दो डिग्री ऑफ कंप्लीशन. जब तक प्रोडक्ट पूरा नहीं होगा तब तक कैसन बार ट्रांसफर करेगा. तो ट्रांसफर तो पूरा ही करना पड़ेगा ना. तो ट्रांसफर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन होएगा 100%. और क्लोजिंग स्टॉक, अरे क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, काहे दिमाग लगा रहा है. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 100%, 30,000, 15,000 एंड 15,000, 150-50. ठीक है. अब कॉस्ट पर यूनिट, सर ये तो बताया ही नहीं कि वेटेड एवरेज करना है या फीफो करना है. तो बाबू देख, क्वेश्चन जब भी साइलेंट हो और ओपनिंग कॉस्ट तुम्हारे पास ब्रेकअप हो तो वेटेड एवरेज करना. ओपनिंग कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं हो तो फीफो कर लेना. यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, अपन वेटेड एवरेज कर रहे हैं. वेटेड एवरेज में कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, ओपनिंग कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. ओपनिंग कॉस्ट तो अपने पास है ही नहीं. काहे, अरे ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है नालायक. तो ओपनिंग कॉस्ट कैसे आएगा, तो ये नील. करंट कॉस्ट अपने को दे रखी है, जो दी है वो चिपका दो. और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. अरे नॉर्मल लॉस ही नहीं है तो स्क्रैप कहां से आएगा, तो नील. और डिवाइड कर देना इक्विवेलेंट यूनिट से. जितने भी यूनिट्स आए 120, 1,05,000, 1,05,000, इससे डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया. अब कॉस्ट पर यूनिट के बाद क्या करना है सर, तो करेंगे अपन लोग वैल्यूएशन. वैल्यूएशन होएगा कितनी चीजों का, तो देख जितने ब्रांचेस उतने पर्टिकुलर्स, और जितने पर्टिकुलर्स है ना उतने ही अपने पास वैल्यूएशन. अगर तीन पर्टिकुलर्स होते तो तीन वैल्यूएशन, दो पर्टिकुलर्स होते तो दो वैल्यूएशन. जितने पर्टिकुलर्स उतने वैल्यूएशन. तो सबसे पहला ट्रांसफर का वैल्यूएशन. ट्रांसफर का वैल्यूएशन कैसे आएगा, 90,000 मटेरियल, 90,000 लेबर और 90,000 फैक्ट्री ओवरहेड. तो बस 90,000 इंटू द रेट. क्लोजिंग स्टॉक का कैसे आएगा सर, तो 30,000 इंटू मटीरियल का रेट, 15,000 इंटू लेबर का रेट, 15,000 इंटू ओवरहेड का रेट. तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 30,000 इंटू मटीरियल का रेट, 15,000 इंटू लेबर का रेट और 15,000 इंटू ओवरहेड का रेट. कॉमन ले ले और फिर वैल्यू ढूंढ ले.
और फिर लास्ट में है ना चिंता का काम करना है, वो क्या है, वो अपने को बनाना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहला आइटम लिखते हैं ओपनिंग डब्ल्यू जो है ही नहीं। फिर इंट्रोड्यूस लिख ले, 1,20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया, वैल्यू लेबर ओवरहेड्स लिखा, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं। तो यहाँ पे और फिर बचा हुआ क्या है, ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक 90,000 और 30,000 यूनिट्स और वैल्यूएशन अपन ने ढूंढ ली है। बट एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे दोनों एंड में 8 है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को चेंज कर दिया स्टार मार्क करके, ये बोल के कि इट इज राउंडेड ऑफ टू टैली सर। तो जो भी टैली करने के लिए अपने को लगा उसके हिसाब से थोड़ी सी वैल्यूएशन चेंज कर दी। डॉट टू डॉट नहीं आएगा, अगर तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट डेसिमल में है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। माय सजेशन, तुम रखो इसको 4 डिजिट में, 4 डेसिमल प्लेस तक रखना। सर आपने पहले वाले में रखी नहीं, अरे चोमू इतनी आई है, 18.75 ही है, आगे क्या 00 लिखूं, आया बड़ा। तो यहाँ पे है ना जितना भी 4 डेसिमल में है वो सारा का सारा अपने को लिख लेना है। ठीक है, उससे क्या है ना गैप्स, तुम्हारे डिफरेंसेस बहुत कम आएंगे, सिंगल डिजिट में आएगा, 0 to 9 रुपीज के डिफरेंस आएंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ 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 अपने से राइट हुआ है। बहुत जरूरी। अब आ जाते हैं प्रोसेस टू की कहानी बनाने। प्रोसेस टू में वापस से स्टेप 1 रिपीट करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यू तो नील है। अब है ना बहुतों को ऐसा लगता है कि सर वो क्लोजिंग डब्ल्यू था वो ओपनिंग बन जाएगा। अरे लाला, अरे मेरे सोना टोना, जो क्लोजिंग डब्ल्यू प्रोसेस 1 का है वो ओपनिंग डब्ल्यू प्रोसेस 1 का ही बनेगा। तुम है ना उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग बनेगा, प्रोसेस 2 का ओपनिंग नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। तो ओपनिंग डब्ल्यू नील, इंट्रोड्यूस किया 90,000 जो ट्रांसफर करके लाए, और नॉर्मल लॉस इस प्रोसेस के लिए दिया था 600 यूनिट। तो ये हो गया अपना 89,400 एक्सपेक्टेड आउटपुट, दो ब्रांचेस ट्रांसफर और क्लोजिंग। सर इसमें क्यों नहीं लिया एबनॉर्मल लॉस, अरे क्योंकि बोला ही नहीं है कितना है एबनॉर्मल। तो अपन लोग ने ना यहाँ पे ना जितना ट्रांसफर किया बचाओ क्लोजिंग। तो अब वापस से ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में दो ब्रांचेस थे तो दो पर्टिकुलर्स आएंगे। ट्रांसफर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो 100% ही होगा, और क्लोजिंग डब्ल्यू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा। क्लोजिंग डब्ल्यू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% बोला है मटेरियल का, और लेबर ओवरहेड्स का 25% बोला है। अब कॉस्ट पर यूनिट में थोड़ा सा ध्यान। कॉस्ट पर यूनिट में अपन लोग मटेरियल के कॉस्ट में क्या ले रहे हैं, अपन मटेरियल के कॉस्ट में वो मटेरियल ले रहे हैं जो अपन लोग ने इनपुट करा है। इनपुट यहाँ पे मटेरियल बनेगा, अरे पर सर पैकिंग मटेरियल का वो यहाँ नहीं आएगा, क्यों बताता हूँ। पहले तो इनपुट जो किया उसका मटेरियल कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड्स का अपने पास जो कॉस्ट प्रोसेस टू का दिया था, डिवाइड कर लो अपन इक्विवेलेंट यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाना है, कहानी हुई खत्म। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब बहुत ही ज्यादा जरूरी, यार भाई मेरे पैक क्या करोगे, जो कंप्लीट हो गया है वो पैक करोगे या जो तुम्हारे पास क्लोजिंग में है वो भी पैक कर दोगे। अरे वो पैक तो तब होगा ना जब पूरा होगा मेरे भाई। तो बस इसलिए यहाँ पे अपन लोग ने पैकिंग मटेरियल नहीं लिया। क्यों, तुमने ये अमाउंट से कॉस्ट पर यूनिट बनाया है, और इसी कॉस्ट पर यूनिट से क्लोजिंग स्टॉक भी तो वैल्यू कर दोगे, तो मतलब वो पैकिंग मटेरियल का कुछ पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में चला गया होंगे ना। अपने को पैकिंग मटेरियल कहाँ जाना चाहिए, पैकिंग मटेरियल सिर्फ ट्रांसफर में जाना चाहिए। सर वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, 84,000 यूनिट ट्रांसफर किए, इनटू द कॉस्ट पर यूनिट कर दो सारे, और लास्ट में ट्रांसफर में 6 लाख रुपए ऐड कर दो, कि वो कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के लिए ही था, तो 6 लाख रुपए ट्रांसफर में ऐड कर दो, तुम्हारी है ना वो वैल्यूएशन बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होगी। ये 6 लाख सिर्फ ट्रांसफर के लिए होना चाहिए था, वो ट्रांसफर के लिए ही है, पूरा का पूरा ट्रांसफर का ही है, वो उधर ही चला गया। और फिर वही क्लोजिंग स्टॉक का जैसे अपन लोग ने पहले किया था, यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सी कहानी, सिंपल सा काम। और लास्ट में अपन लोग बना लेंगे अपना प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में ना अब ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग डब्ल्यू तो नीली लिखोगे क्योंकि था नहीं, इंट्रोड्यूस में 90,000 यूनिट्स एट द वैल्यू, और फिर पैकिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस 600 यूनिट इज सॉरी, एक सेकेंड ना, 600 यूनिट है, हाँ 600 यूनिट नॉर्मल लॉस है, और उसकी वैल्यू है नील,
सैल्वेज नहीं दिया था, और उसके बाद अपना ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो बना के लाए, और यहाँ पे वापस से है ना थोड़ा सा राउंडेड ऑफ टू टैली कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट लेबोरियस क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेप्स है, पर क्वेश्चन सिंपल है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी थियरी था और क्वेश्चन नंबर 6 थियरी है, वो अपन लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दिस फिनिशेस आवर डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैवंट देन प्लीज गो डाउन एंड आस्क मी इन द कमेंट। वी हैव आवर ऑल कम्युनिटीज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आके है ना ज्वाइन कर लो। आस्क मी योर डाउट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आई एम साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, आई विल सी यू।